जय भीम, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है और मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस है। तो जस्टिस चंद्रू जी का एक केस था, तो उन्होंने एक ट्राइबल वुमेन को जस्टिस देने के लिए एक केस लड़ा था। तो मूवी उसी से इंस्पायर्ड है और मूवी में सूर्या कैरेक्टर का नाम भी चंद्रू है। खैर, तो मूवी को डायरेक्ट किया है टीजे गैनवल ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक जेल को देखते हैं और उनमें से कुछ कैदी रिहा होकर बाहर आ रहे थे। तो एक ऑफिसर एक एक करके उन कैदियों की अपना अपना जात पूछता है। तो जो जो बड़ी जात से था उन्हें वो छोड़ देता है और जो जो छोटी जात के थे उन लोगों को एक लाइन में अलग खड़े करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर पुलिस वाले जो बड़ी जात का होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं और जो नहीं होते हैं उनके ऊपर दोबारा कोई झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा के उन्हें जेल में ही दोबारा डाल देते थे। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रासाकन्नू और उसकी पत्नी सिंगिनी को। वो लोग खेत में चूहे पकड़ रहे थे। साथ ही रासाकन्नू के भाई, उसकी बहन और बहन की पति को भी देखते हैं। तो सभी मिलकर वहाँ काम कर रहे थे। तो उधर हम गांव के सरपंच को भी देखते हैं। तो उसकी पत्नी गहनों को रख रही थी, उसी समय एक सांप घुस जाता है। तो उसे भगाने के लिए तुरंत रासाकन्नू को बुलवाया जाता है। देन रासाकन्नू आता है तो तभी उस कमरे में बहुत सारे गहने थे। खैर, तो थोड़ी देर के बाद रासाकन्नू सांप को पकड़ लेता है। देन हम बस्ती में मैत्रा नाम की एक टीचर को भी देखते हैं जो उन लोगों को पढ़ाती थी। मैत्रा जात वगैरह को नहीं मानती थी और वो तो उन लोगों की हक के लिए भी लड़ती रहती थी। एक्चुअली उन ट्राइब्स का कोई पहचान पत्र नहीं होता था उस समय, किसी का वोटर कार्ड भी नहीं था। तो वो लोग जब भी इस बारे में बात करने जाता था तो उन लोगों को छोटी जात ये सब बोलकर ऑफिस से भगा देते थे। क्या तो रासाकन्नू और सिंगिनी का एक बेटी थी और सिंगिनी फिर से दोबारा माँ बनने वाली थी। इससे रासाकन्नू बहुत खुश था और उसकी फैमिली अब बढ़ रही है। तो ज़्यादा पैसों के लिए रासाकन्नू भट्टे में काम करने जाना चाहता था, क्योंकि कब तक वो सांप चूहे पकड़ के अपना गुजारा करेगा। तो इससे सिंगिनी बहुत उदास थी, बट रासाकन्नू से समझाता है और अपने परिवार से दूर भट्टे में काम करने के लिए चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि सरपंच के घर में गहनों की चोरी हो गई है। तो इसका सारा शक रासाकन्नू के ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो ही लास्ट यहाँ पर आया था सांप को पकड़ने। तो पुलिस वाले उन ट्राइब्स के बस्ती पे जाकर रासाकन्नू को ढूंढने लगता है, बट तब वो यहाँ पर नहीं था, दूर कहीं पे काम कर रहा था। सो पुलिस वाले सिंगिनी को ही उठाकर ले जाते हैं थाने पे। देन हम चंद्रू को देखते हैं। तो वो लड़ रहा था उन लोगों के लिए जिसके छोटे जात होने से उन लोगों के ऊपर पुलिस ने झूठा आरोप लगाया था। तो चंद्रू बड़े अच्छे से इस बात को कोर्ट में साबित करके इस केस को जीत जाता है। तो हम चंद्रू को हर जगह आंदोलन करते हुए देखते हैं पुलिस के खिलाफ, क्योंकि सभी पुलिस वाले करप्ट हो चुके थे और उनके वजह से ही मासूम लोगों को सफ़र करना पड़ता था। तो इसी दौरान एक दिन चंद्रू से सिंगिनी और मैत्रा मिलने आते हैं। देन सिंगिनी चंद्रू से शेयर करती है कुछ पास्ट में हुआ इंसिडेंट को। तो उसके मुताबिक एक दिन पुलिस आकर उसे मारते हुए थाने में ले जाकर बंद कर दिया और फिर रासाकन्नू के भाई, उसकी बहन के पति सबको उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गया। देन पुलिस वाले उन सभी के ऊपर बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा पीटा। उस तरफ रासाकन्नू उस काम को छोड़ के अपने फैमिली से मिलने गांव के तरफ ही आ रहा था, तभी पुलिस वाले उसको पकड़ लेता है। फिर जेल के अंदर रासाकन्नू को पुलिस बहुत मारते हैं और उसको जोर जबरदस्ती जुल्म कबूल करने बोल रहे थे, पर रासाकन्नू कोई चोरी नहीं किया था, इसीलिए वो मानता भी नहीं है। इससे उनकी हालत और भी ज़्यादा बुरा होता है और उसके साथ रासाकन्नू के भाई और उसके बहन के पति को भी पुलिस नहीं छोड़ता। तो नेक्स्ट डे सिंगिनी रासाकन्नू के लिए खाना लेकर आई थी और वो उसे देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसको इतनी बुरी तरह से मारा था। और सिंगिनी के सामने ही रासाकन्नू को पुलिस घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं और सिंगिनी की रासाकन्नू से ये ही आखिरी मुलाकात थी। कॉज नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि रासाकन्नू के साथ उसका भाई और उसकी बहन की पति तीनों जेल से भाग गए हैं।
तो पूछताछ के लिए अब पुलिस वाले सेंगनी को परेशान करने लगते हैं। उधर उन तीनों का कुछ भी अता पता नहीं था, इसीलिए सेंगनी और मैत्रा बहुत कोशिश करते हैं कि कोई तो उनकी मदद करे, बट उनको कोई भी मदद नहीं करता। तो ऐसे ही एक दिन उन दोनों को एक आदमी चंद्रू का नाम सजेस्ट करता है कि ये आदमी ट्राइब्स के लिए लड़ता है और ये पैसे भी नहीं लेता। खैर, तो चंद्रू पुलिस के रिपोर्ट को देखने लगता है जो पुलिस ने बनाया था उन तीनों के भागने के ऊपर, और पुलिस के रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग थे क्योंकि बहुत सारे विटनेस भी थे उनमें जो उन तीनों को भागते हुए देखा था। तो चंद्रू इस केस को अच्छे से स्टडी करता है और वो इसे एक हेवियस कॉर्पस केस की तरह लड़ते हैं। तो यहाँ हेवियस कॉर्पस मतलब था कि किसी इंसान का बिना सबूत के गायब हो जाना, और इसमें कोर्ट से ही पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि उनको जल्दी से ढूंढ के कोर्ट में पेश करने के लिए। बाय द वे, ऐसे केस कोर्ट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, पर चंद्रू ने इस केस को बहुत अच्छे से रेडी किया था और कोर्ट में अच्छे से जज के सामने पेश करता है। तो इससे जज मान जाते हैं और पुलिस वालों को ऑर्डर दे देते हैं कि रसकन्नू और बाकी 2 और लोगों को जल्दी से ढूंढने के लिए। देन चंद्रू पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जो विटनेस थे उन सभी को बुला के सवाल करने लगते हैं। उन विटनेस में एक था डॉक्टर जो उन तीनों की मलहम पट्टी किया था, और एक था जो मेडिकल शॉप में काम करता था, तो वो उन तीनों को दवाई दिया था। तो चंद्रू एक ऑफिसर को बुलवाता है जो इस केस की रिपोर्ट को बनाया था। तो चंद्रू के सवाल पे कुछ ढंग का आंसर नहीं देता वो ऑफिसर, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन से कितने दूर पे मेडिकल शॉप है जहां उन लोगों को देखा गया था उसे वो भी पता नहीं था। तो चंद्रू ये साबित कर देता है कि पुलिस की ये रिपोर्ट और जो विटनेस थे वो एकदम झूठा है। तो अब सारे पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे, इसीलिए वो लोग राम मोकर नाम से एक बहुत बड़े लॉयर के पास हेल्प मांगता है, और वो भी डिसाइड करता है कि अब से वो इस केस को हैंडल करेगा। उधर एक दिन सेंगनी की बेटी को रास्ते में से पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं, तो उसके पीछे पीछे सेंगनी भी पुलिस स्टेशन पे पहुंचती है और पुलिस वाले उसको बोलता है कि तुम केस वापस ले लो। बट सेंगनी नहीं मानती, इसीलिए एक पुलिस वाले उसके ऊपर हाथ उठाता है। तो तभी उनके पास डीएसपी का फ़ोन आता है जो बोलता है उसे कुछ मत करो और तुम सभी उसे पुलिस के जीप में बैठा के घर पे छोड़ के आओ। एक्चुअली जब सेंगनी की बेटी को उठाया जाता है उसके बाद सेंगनी के पास चंद्रू का फ़ोन कॉल आता है, और सब सुनने के बाद चंद्रू जज से शिकायत करता है और जज डीएसपी को फ़ोन करता है। खैर, तो उधर कोर्ट में राम मोकन केस को लड़ते हैं और वो एक न्यू विटनेस से सवाल करने लगते हैं। तो न्यू विटनेस उसी गांव का ही एक आदमी था जिसके पास वो तीनों पहले काम करते थे। तो वो बताता है कि एक दिन रसाकन्नू के भाई का उसके पास फ़ोन आता है जो बोल रहा था कि वो लोग भाग चुके हैं और ये बात उनकी फैमिली को बोल देना। तो चंद्रू को लग रहा था कि ये सब शायद सेंगनी को पता नहीं होगा, बट ऐसा नहीं था। तो इस बार चंद्रू हार जाता है। दिन घर जाकर चंद्रू उन तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो फिर मैत्रा बोलती है कि वो लोग इसे छुपाया ज़रूर था, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि रसाकन्नू के भाई को तो अक्सर पढ़ना भी नहीं आता, तो वो कैसे नंबर डायल करके फ़ोन कर सकता है। तो चंद्रू फिर सारे कॉल रिकॉर्ड्स को मंगा के चेक करने लगता है और उसे आखिरी कर उस एसटीडी बूथ मिल जाता है जहां से रसाकन्नू के भाई ने फ़ोन किया था, और ये फ़ोन केरल से आया था। तो सभी केरल में जाकर उस एसटीडी बूथ में मालिक से पूछने लगता है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, बट बाद में वो आदमी आ जाता है जहां कोर्ट रूम में चंद्रू उसे एक न्यू विटनेस की तरह पेश करता है। तो उस आदमी का कहना था कि कुछ दिन पहले तीनों एक साथ स्टडी बूथ पे घुस गए थे, और वो तीनों और कोई नहीं 3 पुलिस वाले ही थे। तो अब चंद्रू को उन पुलिस वाले से विश्वास उठ चुका था, इसीलिए वो किसी और को इस केस को दे देने का रिक्वेस्ट करता है। दिन चंद्रू आईजी पेरुमल स्वामी से मिलता है, फिर दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं।
तो उन तीनों को ढूंढने के लिए दोनों केरल में जाकर सारे पुलिस स्टेशन फाइल्स को चेक करने लगते हैं। तो एक जगह उसे कुछ हिट एंड रन की केस के बारे में पता चलता है, जहां मित्रा रसाकन्नू की बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेती है। एक्चुअली पुलिस को रसाकन्नू के लाश शहर के बॉर्डर पे मिले थे, तो वो लोग इसे एक्सीडेंट समझ लेते हैं। उधर सेंगिनी, जो कि अभी प्रेग्नेंट थी, वो अभी इससे बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। उधर 3 पुलिस वाले राम मोकन से हेल्प मांगते हुए सारी सच्चाई बोलता है कि जेल में वो लोग रसाकन्नू को इतना टॉर्चर किया कि उसके कारण ही वो मारा गया। देन पुलिस वाले उस लाश को फेंक दिया। देन कोर्ट रूम में चंद्रू इसे मर्डर साबित कर रहा था, बट राम मोकन इसी बात पे अड़े थे कि वो एक्सीडेंट से ही मर चुका था। देन बाद में चंद्रू को छानबीन के दौरान पता लगता है कि एसटीडी बूथ पे उस दिन पुलिस वाले के अलावा और भी कोई था, रसाकन्नू के साथ भागे हुए दोनों में से कोई। तो चंद्रू ये बात पेरुमल स्वामी को बोलता है कि शायद पुलिस वाले ने उन दोनों को कहीं पे छुपा कर रखा है। तो जब चेक करते हैं तब एक जेल में उन्हें रसाकन्नू के भाई और उसकी बहन की पति मिल जाते हैं, जिससे पुलिस वाले किसी झूठे केस पे फंसा के रखे थे। देन कोर्ट रूम में रसाकन्नू के भाई गवाही देता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो उस रात पुलिस के टॉर्चर के बाद रसाकन्नू और उसके बहन की पति दोनों बेहोश हो गए थे। तो फिर पुलिस आके उन दोनों के आंखों के ऊपर मिर्ची की पाउडर डाल के चेक करता है, जिससे रसाकन्नू की बहन की पति तो उठ गया था, बट रसाकन्नू नहीं उठा, वो मर चुका था। देन पेरुमल स्वामी विटनेस बॉक्स में आकर अपनी गवाही देता है। तो उसके मुताबिक जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उस चोरी के बारे में, तो पता चला कि चोरी असल में उनके ही गांव में एक आदमी ने किया था। तो पुलिस इस बात को पता लगा लिया था पहले ही, और उन लोगों से रिश्वत ले लेते हैं इस बात को छुपाने के लिए, और रसाकन्नू के साथ 2 और मासूम लोगों को फंसा दिया इसमें। और जहां रसाकन्नू की लाश मिला था, वहां फॉरेंसिक टीम को उन पुलिस वाले की फुटप्रिंट्स भी मिले थे। देन सब सुन के जज उन पुलिस वालों को जेल की सजा सुनाता है और सेंगिनी को शहर में एक घर करने के लिए जमीन देता है। और कोर्ट में पेरुमल स्वामी और चंद्रू का तारीफ भी करते हैं कि कैसे वो लोग मिलकर इस केस को इंसाफ के मौकम में पहुंचाया। और बस इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।